नमस्कार। न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं उस मुद्दे की चर्चा लगातार पूरे देश में हो रही है और खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद, सीजेआई की तल्ख टिप्पणी के बाद अब इस केस में और भी परतें आने वाले समय में खुल सकती हैं। और जिस तरीके से रंजना इस पूरे मामले को लेकर पूरे देश में आक्रोश है और सीजेआई की जो टिप्पणी आज सामने आई है उससे एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ये पूरी छेड़छाड़ हुई है, अब आने वाले समय में उसके और कई किरदार खुलकर सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, और परत दर परत ये जो पूरा मामला है अब यूं कहीं देर से ही सही पर सुलझता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल अस्पताल में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद मर्डर का जो केस सामने आया, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। कोलकाता में हुई इस हादसे के बाद देश के कोने कोने से इंसाफ की आवाज उठने लगी है। अब जो आखिरी उम्मीद है वो सुप्रीम कोर्ट से इसलिए है, और आज इस मुद्दे पर हम चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इसमें कई किरदार है। जैसे कि अमृता ने भी कहा कि इसमें पश्चिम बंगाल की पुलिस है, कोलकाता सरकार है, और ऐसे में अस्पताल का प्रशासन भी कटघरे में है क्योंकि प्रशासन पर कई सख्त टिप्पणियां की गई हैं। और सीबीआई की तरफ से अमृता एक स्टेटस रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि इस पूरे मामले में संदिग्ध पोजीशन पर, यानी कि जो पोजीशन यहां पर पुलिस की है, लोकल पुलिस की, वो यहां पर कटघरे में है सवालों के। वो इसलिए भी क्योंकि जब मौत होती है उसके बाद उसका जब पोस्टमार्टम होता है उसके बाद सीधा जो शव है वो पेरेंट्स को, यानी कि माता पिता को दे दिया जाता है, लेकिन वो नहीं किया गया। पहले बताया गया कि बेटी बीमार है, उसके बाद बताया गया कि सुसाइड किया गया होगा, यानी कि इस तरीके की टिप्पणियां अगर सामने आ रही है। बाद में इस बात को भी माना गया कि ये मर्डर होगा और इसमें रेप भी किया जा सकता है, यानी कि एक के बाद एक चीजें खुली। लेकिन बहुत देर से जब खुली तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कई सख्त टिप्पणियां भी की है। टाइमिंग को लेकर भी अमृता एक बहुत बड़ा सवाल है, फिर चाहे वो पोस्टमार्टम की टाइमिंग हो या फिर एफआईआर दर्ज करने की टाइमिंग। बिल्कुल, देखिए ये जो सीजेआई ने आज सबसे एक तल्ख टिप्पणी जो की है वो यही कि एक तो पुलिस की भूमिका जो है वो कटघरे में है। वो इसलिए क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर दर्ज होती है, उससे पहले प्रशासन कहाँ था। प्रिंसिपल की भूमिका पर सवाल उठे हैं कि प्रिंसिपल ने सीधे आके एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई। और इसके बाद सरकार के रवैये पर और जिस तरीके से सीजेआई ने कहा कि 30 साल के करियर में इस तरीके का जो मामला और इस तरीके का जो जांच का ट्रैक चला है वो उन्होंने कभी नहीं देखा। इस तरीके की लापरवाही, वो भी ऐसे ब्रूटल केस में, ये कैसे हो सकती थी। इस पूरे मामले को लेकर हालांकि उससे पहले जब सुनवाई हुई, जब ये स्टेटस रिपोर्ट दी गई, उससे पहले की सुनवाई का भी अपडेट आपको दे दें, क्योंकि कहा गया कि डॉक्टर्स को हड़ताल छोड़कर वापस लौटना होगा। तो उसके बाद एम्स के डॉक्टर जो है वो वापस लौटे हैं और अब मरीजों को लिहाजा थोड़ी आसानी होगी क्योंकि इलाज भी नहीं मिल पा रहा। देशव्यापी ये हड़ताल जो है डॉक्टर्स की तरफ से की गई थी, लेकिन उसके बाद जो इस केस की गुत्थियां थोड़ी थोड़ी हम ये कह सकते हैं कि सुलझनी शायद शुरू हुई हैं, या जिस ट्रैक पर अब जांच जा रही है या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणियां की गई हैं, जाहिर है कि अब ये सख्त टिप्पणी के बाद कोलकाता सरकार, वेस्ट बंगाल सरकार भी और पुलिस प्रशासन भी, जो लगातार संजय रॉय की गिरफ्तारी के बाद अपनी पीठ थपथपाता हुआ नजर आ रहा था, अब इस पूरे मामले में संदीप घोष को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, संदीप घोष किस तरह से लाशों को जो है वो बेचा करता था, तो ये तमाम चीजें जो अब और भी ज्यादा इस पूरे मामले में सामने आ रही हैं, जो इसका इतिहास जो है वो पूरे हॉस्पिटल के प्रशासन का सामने आ रहा है, उसको लेकर आने वाले समय में जांच और तेजी से जो है वो आगे बढ़ने वाली है। और इसीलिए इस पूरे मामले के जो तार हैं वो रेप केस और मर्डर केस के साथ भी जुड़ते चले जा रहे हैं। और बहुत ज्यादा संजीदा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि महिलाओं के खिलाफ अपराध का जो ग्राफ है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे सहयोगी विशाल भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले 4 जो सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है वो मैं आप सभी दर्शकों को बता दूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुबह 5 बजे मौत की सूचना मिली तो 11:30 यानी कि लगभग 11:45 पर एफआईआर क्यों की गई, बड़ा सवाल। अननेचुरल डेथ रिपोर्ट दर्ज करने से पहले पोस्टमार्टम कैसे हो गया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा समझने वाली बात है। पिछले 30 सालों में पुलिस की ऐसी लापरवाही नहीं देखी, पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल है और इस केस में महिला एएसपी अधिकारी की भूमिका पर भी संदेह है। अब जब सुप्रीम कोर्ट विशाल ये 4 बड़ी टिप्पणियां करता है तो क्या जो उम्मीद की किरण है और जो प्रोटेस्ट हो रहा है सुप्रीम कोर्ट पर आकर रुक जाती है कि हाँ यहां से न्याय मिले? सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा अभी तक का जो टारगेट है वो ये है कि बंगाल सरकार और पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी उस दौरान। पहला तो ये कि जब ये घटना हुई उसके बाद 14 घंटे के बाद ये मामला दर्ज कराया गया। इतना तो बंगाल पुलिस को खुद संवेदनशील होना चाहिए कि इतनी
बड़ी घटना इतनी बर्बरता के साथ अगर किसी लड़की की मौत हुई है तो इस मामले में उसको खुद से एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। अब ये दलील देना कि उसके पिता ने पहले मना कर दिया था, सदमा था, और फिर बाद में ये बोलना कि उनके पिता के कहने पर हम लोगों ने एफआईआर दर्ज की, तो सीजीआई ने इस पर भी टिप्पणी की है कि पुलिस इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। दूसरी चीज ये कपिल सिब्बल जो बंगाल सरकार की तरफ से ये मामला देख रहे हैं और दलील रख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट देना में, मुश्किल हो तो गया। उनको अब जवाब देना मुश्किल इसलिए हो गया क्योंकि पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सिब्बल साहब ये बताइए, इतना बड़ा मामला हो गया, उसके बाद लोग हड़ताल पर है, 7,000 से ज्यादा लोग आकर के हमला कर दे रहे हैं, उस दौरान भी बंगाल पुलिस कुछ नहीं एक्शन लेती, वो उस समय भी लापरवाही के साथ खड़ी रहती है। तब वो दलील देते हैं कि 150 पुलिसकर्मी वहां पर तैनात थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि क्या आपको ये समझ में आता है कि जब इतनी बड़ी डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है तो 150 पुलिसकर्मी वहां पर क्या कर सकते हैं, आपको बल्कि पूरी फोर्स का इंतजाम करके रखना चाहिए था। यहाँ दूसरी पर चीज विशाल एक जी सवाल जो है वो क्राइम सीन को जिस तरीके से डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की, वहां पर मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया और फिर प्रदर्शनकारियों की ऐसी उग्र भीड़ वो सीधे उसी क्राइम स्पॉट तक पहुंचने की कोशिश में थी, शायद सबूतों को मिटाने की कोशिश थी, उसका भी जिक्र जो है वो इस रिपोर्ट में किया गया है जो सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। मेन है कि सीबीआई ने जो स्टेटस रिपोर्ट जो दाखिल की है उसमें साफ तौर में ये बताया गया है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है, और ये तो हम लोग स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हैं, जब से घटना हुई है तब से लेकर के पता नहीं कितनी सब चीजें बदल चुकी है और कितनी सब चीजें अलग अलग एंगल अब तक सामने आ चुके हैं, और ये हर कोई, ये बंगाल सरकार पूरी कोशिश में है कि इस मामले को किसी भी तरीके से दबाया जा सके या फिर पुलिस पर आंच ना आए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो गलती है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया कि ये सबसे बड़ी गलती पुलिस प्रशासन की है। अगर पुलिस प्रशासन एक्टिव होता तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। उसके बाद आता है मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज जैसे कि संदीप घोष की, अब सबसे ज्यादा टारगेट पर अब संदीप घोष है, क्योंकि संदीप घोष प्रिंसिपल थे उस कॉलेज के, और जब संदीप घोष को लेकर के कई मामले जब अब सामने आने शुरू हुए तब पता चल रहा है कि वो कितने ताकतवर है। क्योंकि आपको याद होगा जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने जब पहली सुनवाई की थी, उन्होंने साफ ये बोला था कि संदीप घोष पहले तो आप कुछ दिनों की छुट्टियों पे चले जाइए क्योंकि आप बहुत ताकतवर है, अगर आप जब तक इस घटना इस मामले में रहेंगे तब तक ये निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। तो सारा जो मैटर है वो घूम फिर के कॉलेज प्रशासन और पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल, और साथ ही प्रिंसिपल भी देखिए, जो एफआईआर होती है वो आम जनता का अधिकार होता है। एक प्रिंसिपल के तौर पर भी वो सबसे पहले एफआईआर कर सकते थे, उसके बाद पुलिस पर सवाल खड़े होते कि आपने एफआईआर दर्ज की नहीं की, लेकिन प्रिंसिपल ने भी एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। अमृता, जैसा आपने भी बोला कि जो क्राइम सीनों से डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की गई, यानी प्रिंसिपल का ही तो रंजना बयान सामने आता है कि ये सुसाइड किया गया है या इस तरीके के बयान, आप कैसे इतने गैर जिम्मेदाराना बयान दे सकते हैं? क्या आपने क्राइम सीन को देखा था? क्या आपने उस बॉडी की उस अवस्था को देखा था? क्या आपने उस पूरे उस क्राइम सीन का मुआयना किया था? जब आप एक व्यूअर के तौर पर भी रंजना जाते हैं, जिस तरीके की पिक्चर्स हमने देखी हैं, जिस तरीके की वो फोटोग्राफ्स हमने देखी हैं, जो मतलब आपकी रूह को कपा देने वाली वो तस्वीरें हैं, आप उन तस्वीरों को देखकर वहां पर क्राइम स्पॉट पर होते हुए, एक प्रिंसिपल होते हुए, आप एक कैसे बयान दे सकते हैं सामने आके कि ये सुसाइड था या ऐसी कोई कोशिश थी? ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना, और इसीलिए संदीप घोष जो हैं वो बहुत शुरुआत से रडार पर हैं जांच टीम बिल्कुल, के। और बहुत ज्यादा जरूरी ये भी समझना हो जाता है कि एक प्रिंसिपल जो इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयान देता है, अब तो ये तस्वीर साफ हो ही गई है कि ये सारे जो बयान थे वो कहीं से भी कहीं मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और सब पूरा झूठ था। हालांकि हमारा देश कानून पर चलता है, लोकतांत्रिक देश है, और इस मामले में कार्यवाही अभी जारी है। हालांकि परत दर परत जो टिप्पणियां भी विशाल सामने आ रही हैं, उससे तो ये समझ में आ रहा है कि हाँ, ये सुसाइड केस बिल्कुल भी नहीं था, ये रेप केस था। और जिस तरीके से सीजीआई ने एक तल्ख रुख अपनाते हुए कहा है, खासतौर पर सोशल मीडिया पर भी जिस तरीके से वकीलों को भी हिदायत दी हाँ, है कि वो इस सोशल तरीके मीडिया से पे ना बयान या जाए, और उनका दलीलें कहना ना है दें। कि जो भी टिप्पणियां की जा रही हैं, सोशल मीडिया पर बयान सामने आ रहे हैं, हमें सब समझ में आता है। एक रिपोर्ट जब सामने दी जाती है, और मैं समझती हूँ कि इस तरीके के मामले में एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। सोशल मीडिया इज इम्पोर्टेंट, बट एक संवेदनशीलता बरतनी चाहिए, क्योंकि एक लड़की का मामला है, एक पूरे परिवार का मामला है, और एक ऐसा मामला है जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। इस पूरी घटनाक्रम को देखते हुए अब एक चीज तो साफ है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। ये कोई ऐसा साइकोपन नहीं था कि कुछ लोग आए, उन्होंने रेप की घटना को अंजाम दिया, बर्बरता की गई, उसके बाद उसकी हत्या की गई। तो ये पूरा एक प्लानिंग के साथ एक स्क्रिप्ट लिख करके उसके बाद ये सब चीजें की गई है। तो इसलिए ये साजिश को हम नकार नहीं सकते। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद से ही इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए चाहे बंगाल पुलिस की बात करें, चाहे मेडिकल कॉलेज की प्रशासन की बात करें, चाहे बंगाल सरकार की बात हो, उन्होंने सबको कटघरे में खड़ा कर रखा है। और यही वजह है कि बंगाल सरकार को पता है कि उनकी तरफ से लापरवाही हुई, इसलिए 21 वकीलों की टीम
सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रही है बंगाल सरकार की तरफ से, जबकि इधर से केंद्र सरकार की तरफ से 5 लोगों की वकीलों की टीम वहां पर मौजूद है जो दलील दे रही है। बाकी सीबीआई की रिपोर्ट आज पेश हुई है, अब देखना होगा कि उस रिपोर्ट में क्या कुछ सामने और निकल करके खास आता है, क्योंकि उन सीबीआई की जो मेन रिपोर्ट है उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है। इसका मतलब है कि सीबीआई को भी और समय लग सकता है उन सबूतों को खंगालने में और उन सबूतों तक पहुंचने पर। यहाँ पर एक और भी चीज जो सोशल मीडिया का जिक्र आपने किया रंजना, सोशल मीडिया जाहिर है कि इम्पोर्टेंट है, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर पीड़िता की भी अगर हम बात करें तो उसकी जो तस्वीरें सामने आई, जो वायरल हुई, और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से कुछ असामाजिक तत्वों ने उन पिक्चर्स का गलत इस्तेमाल किया, एक लाइक और शेयर और कमेंट्स बटोरने के चक्कर में, व्यूज बटोरने के चक्कर में उन फोटोज के जरिए कुछ फेक अकाउंट्स बनाए गए, उन फोटोज का मिसयूज किया गया, उस पर भद्दे कमेंट्स किए गए। तो ये सोशल मीडिया पर ये तमाम जो चीजें हैं, जाहिर है कि इस पर रोक लगनी चाहिए, और इसीलिए कानून कहता है कि जो रेप पीड़िता हो या इस तरीके के जो मामले हो, उनकी पिक्चर्स इस तरीके से सामने नहीं आनी चाहिए। और रही बात रिपोर्ट की, तो रिपोर्ट का जिक्र विशाल कर रहे थे। रिपोर्ट में एक पॉइंट और जो सामने आया है कि संजय को जब इंटेरोगेट किया गया और उसका साइकोलॉजिकल लेवल क्या है ये जानने के लिए जो टेस्ट किए गए हैं, उसमें भी ये सामने आया है कि वो महिलाओं के प्रति आकर्षित था और इस तरीके की जो वहशियत थी वो उसकी सोच में थी। तो उसके फोन से बहुत सारे अश्लील वीडियोस भी जो है वो मिले हैं। तो ऐसे में ये भी साबित करता है कि वो उस मेंटालिटी के साथ ही वहां पहुंचा था, और जिस ब्रुटैलिटी को उसने अंजाम दिया है वो मेंटालिटी से वो आज से नहीं बल्कि लंबे समय से ग्रसित था। ये भी जानकारी जो है वो रिपोर्ट में सामने आई है। जी बिल्कुल, वही चीज़ है कि जब से घटना हुई है तब से लेकर अब तक कई तरह की कहानियां सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर आ चुकी है। इसलिए खुद सुप्रीम कोर्ट ने, सीजेआई ने ये बोला है वकीलों से कि आप इस तरीके की दलीलें ना दें जो सिर्फ सोशल मीडिया के एंगल या फिर सोशल मीडिया के उस पर जाने के लिए और उस पर वायरल होने के लिए सिर्फ हो। उस पर बात करें जो चीज़ एक्चुअल में हुई है, हमें सबूतों तक पहुंचने की आखिरकार उस मामले पर हुआ क्या। विशाल, कुछ और है जो हम मिस कर रहे हैं आज की इस रिपोर्ट को लेकर और सुप्रीम कोर्ट की मेन कार्रवाई मुद्दा अब ये है कि एक्चुअल में उस रात हुआ क्या था। अब लोगों को पहुंचना है उस सच तक कि आखिरकार उस रात में हुआ क्या था। उस रात को जानने के लिए ही अब जो डॉक्टर्स की हड़ताल थी, वो मेन मुद्दा पहला उनका ये था कि हमें सीबीआई से जांच करानी है, क्योंकि उनका भरोसा उस रात ही उठ गया था जब पुलिस ने लापरवाही करी। अब जब सीबीआई के हाथ में केस गया है, क्योंकि 20 तारीख को ही, अभी पीछे 20 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट ने जब बोला कि सीबीआई केस की जांच करेगी, तो उसके बाद फिर अब सीबीआई ने पहली स्टेटस रिपोर्ट अब दाखिल की है। अब सीबीआई धीरे धीरे उस मामले पर आगे बढ़ती जा रही है, चाहे पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात कहें, चाहे फिर आगे जो सबूत मिलेंगे उस पर। तो अभी सीबीआई की जितनी भी रिपोर्ट्स होगी अब उस पर नजर रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के जरिए हम लोग सच तक पहुंच पाएंगे। बिल्कुल, और यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि एक लोकतांत्रिक देश में हर व्यक्ति को उसके हक का इंसाफ मिले, और पीड़ित परिवार लगातार इसी चीज की गुहार लगा रहा है। कार्यवाही लगातार इस पूरे मामले पर जारी है। हालांकि उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से पूरे देश को पॉजिटिव ही है यहाँ से। और आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है कि कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप न्यूज़ नेशन के साथ जुड़े रहिएगा।